नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के सबसे महान कलाकार माइकल एंजेलो की जीवनी और उनके कलात्मक कार्यों के बारे में। दोस्तों, इटली का पुनर्जागरण आंदोलन जो कि पूरे यूरोप में फैला, जिसको यूरोप का पुनर्जागरण आंदोलन भी कहते हैं, और क्योंकि ये इटली में शुरू हुआ इसीलिए इसको इटालियन रेनेसो भी कहा जाता है। ये आंदोलन क्या था? मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का ये एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जिसमें लीडरशिप के लोग थे, जिसमें कलाकार लोग थे, जिसमें लिटरेचर के लोग थे, इन सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ये अपने समाज की चेतना को पुनर्जागृत करेंगे। समाज की चेतना का इनको क्या मतलब था, उसको पुनर्जागृत करने का मतलब क्या था कि देखिए, प्राचीन काल जब था यूरोप का, उस समय आप जानते हैं यूरोप में दो मेन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट थे। एक था रोमन सिविलाइजेशन, एक था ग्रीक सिविलाइजेशन। इन दोनों सभ्यताओं के दौर में आर्ट, कल्चर और साइंस का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी पैट्रोनेज उसको मिली और बहुत सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज़ का भी वहाँ पे उत्थान हुआ। लेकिन जो मध्यकाल का जो दौर आया, जब रोमन सिविलाइजेशन का अंत हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है उसका अंत हो गया 5वीं शताब्दी में, तो 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच का जो दौर है वो माना जाता है कि यूरोप के लिए एक डार्क एज था, वो अंधकार का युग था और उस समय पे आर्ट, कल्चर और साइंस का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए 14th सेंचुरी के बाद कुछ लोगों ने ये मिलकर ये तय किया कि हम हमारे समाज की चेतना को पुनर्जागृत करेंगे, हमारे आर्ट, कल्चर और साइंस का एक पुनरुत्थान करेंगे और इस क्षेत्रों में हम काम करेंगे। हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको हम पैसे देंगे, उनको कमीशन करेंगे कि वो अच्छे अच्छे आर्ट के क्षेत्रों में काम करें, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में काम करें, लिटरेचर में लिटरेचर के लोगों को हम एक तरीके से सम्मान देंगे ताकि वो उस क्षेत्रों में काम कर सकें। तो इसीलिए इटली में ये शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, और इटली के फ्लोरेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा अगर आप रेनेसो को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उस दौर के ये सबसे महान कलाकार क्यों माने जाते हैं माइकल एंजेलो? इटली में जो रेनेसो शुरू हुआ, वो जो था वो मेनली सेंट्रलाइज था विजुअल आर्ट के अराउंड। मतलब विजुअल आर्ट में आप जानते हैं चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, ये तीन कलाएं मेनली डोमिनेटेड होती हैं। तो उसमें भी दो कला ऐसी हैं, मूर्ति कला और चित्रकला, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और माइकल एंजेलो इन दोनों कलाओं में निपुण व्यक्ति थे। देखिए, चित्रकला की बात करें तो चित्रकार, सबसे जो फेमस चित्रकार हैं उनमें से आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाई, उनकी मैं बायोग्राफी कवर कर चुका हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो भी इटली से थे। राफेल जो हैं वो एक और महान चित्रकार हैं, और माइकल एंजेलो, इन तीनों की तिगड़ी को सबसे महान पेंटर्स की तिगड़ी माना जाता है। तीनों ही रेनेसो के दौर के पेंटर थे और तीनों ही इटली से बिलोंग करते थे, और उन दोनों से भी ज्यादा महान कलाकार माना जाता है माइकल एंजेलो को, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों में थे, मूर्तिकला में भी थे और चित्रकला में भी थे, जबकि लियोनार्डो दा विंची और राफेल जो है वो मेनली पेंटर थे। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन सा काम किया। इनकी अगर आप बात करें मूर्तियों की, तो डेविड जो कि एक बाइबल के कैरेक्टर हैं, और पिएटा जो है बाइबल की स्टोरी को रिप्रेजेंट करने वाला स्कल्पचर है। देखिए, ये हैं डेविड। डेविड जो हैं ये बाइबल के एक मुख्य कैरेक्टर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। इन्होंने एक मूर्ति बनाई जो कि बहुत फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। उसके अलावा पिएटा जो है, जिसमें जो मैरी द वर्जिन है, जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर हैं, वो जीसस को डेथ के बाद उनको गोद में लेके यहाँ पे बैठी हैं, और ये स्कल्पचर जो है ये भी पूरा दुनिया भर में फेमस है। इनकी जो पेंटिंग्स हैं और इनकी जो मूर्तियां हैं वो मेनली बाइबल के अराउंड ही हैं, बाइबल की जो कहानियां हैं उन्हीं को व्यक्त करती हैं। उसके अलावा इनकी जो चित्रकला है उसमें इनकी फेमस चित्र है सिस्टीन चैपल और द लास्ट जजमेंट की जो पेंटिंग्स हैं वो। सिस्टीन चैपल क्या है? सिस्टीन चैपल जो रोम का जो कैथोलिक चर्च है उसके जो पोप हैं, उनका जो रेजिडेंट है, उसकी छत को इन्होंने पेंट किया, उसको सिस्टीन चैपल कहते हैं। उसकी छत को और उनकी दीवारों को उन्होंने पेंट किया, और क्या कमाल का इन्होंने उस पर पेंट किया है, उसको अगर आप जाकर देखेंगे, हर जगह वहाँ पे बाइबल की कहानियों को व्यक्त करने वाली पेंटिंग्स आपको दिखेंगी। इसमें जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो है, यहाँ पे आपको दिखेगी, जो क्रिएशन ऑफ एडम है। आप जानते हैं कि एडम जो है पहले प्रॉफिट माने जाते हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनमें प्रॉफिट को पहला व्यक्ति माना जाता है, धरती पे आने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है कि एडम का क्रिएशन किया था ईश्वर ने, और उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं पूरी दुनिया के, वो उन्हीं के जो है वंशज हैं। तो एडम का क्रिएशन जब हैंड टचिंग यहाँ पे हो रहा है, उनको लाइफ अदा कर रहे हैं ईश्वर, इसका जो पेंटिंग बनाई वो बहुत ही मशहूर हुई इनकी, ये भी सिस्टीन चैपल में दिखेगी। और उसके अलावा जो लास्ट क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गया मैं इसका,
लास्ट जजमेंट, जब जीसस क्राइस्ट जो है अपनी डेथ के बाद वापस आते हैं, और वापस आने के बाद उनका जिस तरीके से उनका चित्रण दिखाया गया है कि लोग किस तरह से उनको देखते हैं, किस तरह से उनका वेलकम करते हैं, तो लास्ट जजमेंट की जो पेंटिंग है वो भी इन्होंने बनाई है और इनकी दीवारों के ऊपर भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। अब इनकी बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से लेकर इनकी डेथ तक इन्होंने किस तरीके से अपनी पेंटिंग और अपनी मूर्तिकला को किस तरीके से बनाया, क्या क्या इन्होंने काम किए, कौन कौन सी जगह से इनको कमीशन मिला, कहाँ कहाँ पे ये रहे, सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो माइकल एंजेलो जो है ये टस्कनी में 6 मार्च 1475 में इनका जन्म हुआ। टस्कनी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, टस्कनी कहाँ पे है, आगे मैप में दिखाते हैं। ये है टस्कनी, उस समय का दौर का ये इटली का मैप है, और यहाँ पे टस्कनी है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। ये वो जगह है मेनली जहाँ पे ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये ही वो जगह थी। फ्लोरेंस में ही टस्कनी यही था। तो यहाँ पे मिलान आया करता था, यहाँ पे फ्लोरेंस भी है, और यहाँ पे वेनिस हुआ करता था। ये वो जगह थी जब मानते हैं आप कि जहाँ पे शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण आंदोलन की, और लियोनार्डो दा विंची भी यहीं से निकले, ये भी माइकल एंजेलो भी यहीं से निकले, और राफेल भी इसी एरिया से निकले। तीनों की लाइफ यहीं इसी एरिया के राउंड है। और यहाँ पे ये भी लोग लकी थे कि पुनर्जागरण आंदोलन इनके दौर में हुआ, और पुनर्जागरण आंदोलन भी लकी था कि ऐसे आर्टिस्ट उस दौर में हुए ताकि उस पुनर्जागरण आंदोलन को इतना बल मिला। इनके पिता का नाम था लियोनार्डो डी ब्यूनार्टो, इनकी माँ का नाम था फ्रांसेस्को नीरो मिनीटो। देखिए ये इटालियन नाम है, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। इनके ये माता पिता हैं, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जो इनकी फैमिली थी, इनके पिता जो थे बैंकर थे, और बाद में इनकी माँ जो है वो बीमार रहने लगी, और अर्ली ही एज में जब ये 6 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए इनकी एक नैनी थी, उनके पास इनको रखा गया, और इन्होंने ज़्यादातर अपना बचपन और जो 12-13 साल तक की एज है वो अपनी नैनी के और अपने नाना नानी के यहाँ पे बिताई। और इनके नैनी के जो हस्बैंड थे वो एक स्टोन कटर थे, मार्बल का काम किया करते थे, मार्बल का काम, उनकी कटाई का काम होता था। इसीलिए आगे चल के मूर्ति कला में ऐसा माना जाता है कि इनका जो रुचि मूर्ति कला में पैदा हुई, और स्टोन से इनका, मार्बल से इनका जो लगाव था और इनका जो प्रेम था वो यहीं से शुरू हुआ जब ये अपनी नैनी के पास यहाँ पे रहे। और उनके जब ये जो फैमिली, जो दूसरी फैमिली थी, ये स्टोन कटर थी, शादी इन्होंने कभी की नहीं, तो वो फैमिली इनकी है नहीं, तो इनके माता पिता वाली फैमिली ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है इनकी एजुकेशन की। तो जैसे लियोनार्डो दा विंची की भी एजुकेशन आप जानते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन वगैरह और कॉलेज वगैरह नहीं हुई, उसी तरीके से माइकल एंजेलो को भी स्कूलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इनके पिता ने इनको, क्योंकि इनको आर्ट में काफ़ी दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स को जाके देखा करते थे, जहाँ पे भी कोई पेंटिंग लगी हुआ करती थी उसको जाके बहुत ज़्यादा निहारते थे, समझते थे, उसकी कला को वैल्यू करते थे। तो इनके पिता ने इनको आगे चल के पेंटिंग के लिए भेज दिया, उसकी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था फ्रांसेस्को ग्रानेस्की, ये भी एक पेंटर थे। इन्होंने एक पेंटर के साथ इनको इंट्रोड्यूस कराया जिनका नाम था डोमिनिको गिरलैंडिगो। डोमिनिको गिरलैंडिगो आप मान सकते हैं इनके पहले गुरु थे, पहले गुरु थे, पेंटर थे, उनका खुद का स्टूडियो था, और उनके स्टूडियो में इनके पिता ने इनको अप्रेंटिस के लिए भेज दिया कि आप जाओ, 13 साल की एज में जब ये हुए, कि आप जाओ और पेंटिंग की वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले लो, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। और ये वो दौर था जब लोग सीरियसली आर्ट को इतना महत्व देते थे, और आर्ट के लिए लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग देने के लिए भेजते थे कि कला के क्षेत्र में स्कोप देखने लग रहा था। क्योंकि बड़े बड़े परिवार जो हैं, शाही परिवार, जैसे मेडिसी फैमिली जो थी फ्लोरेंस की, वो काफ़ी पैट्रोनेज देती थी आर्ट को और कल्चर को, और वो उन लोगों को कमीशन करती थी कि आप उनके महलों में आइए, उनकी स्थापत्य कला पे काम कीजिए, उनके लिए चित्र बनाइए, उनके लिए मूर्तियां बनाइए। तो इसलिए इनके पिता ने इनको कहा कि जाओ गियरलैंडो के स्टूडियो में जाओ, और वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग करने की एक तरीके से वो दिया गया, ऑफर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेनेसो का जो दौर था उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेनेसो के दौर में एक बहुत ही मशहूर फैमिली थी जिसका नाम था मेडिसी फैमिली। और ये मेडिसी फैमिली जो थी, ये सबको पैट्रोनेज देती थी, सभी आर्ट को, स्पेशली चित्रकला और मूर्तिकला को इनका बहुत दिलचस्पी थी इसके लोगों को। तो उसके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लोरेंजो डी। इन्होंने बोला, इनके स्टूडेंट गैरिलैंडो को कहा कि आप अपने 2 सबसे बेहतरीन जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको भेजिए। एक तरीके से इनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिला कि आपकी एकेडमी से हम 2 स्टूडेंट्स को लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने भेजा माइकल एंजेलो को, और इनके जो फ्रेंड थे ग्रासिया, इनको दोनों को भेजा, गैनासी को भेजा। ये दोनों वहाँ पे गए, और इनकी जो ह्यूमनिस्ट एकेडमी थी, जो मेडिसी फैमिली की जो खुद की एकेडमी थी, जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते थे, उनको वहाँ पे कमीशन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, और वो अपने आर्ट को बेहतर करने की कोशिश करते थे। इसी दौरान में
ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि रेनेसां के दौर में क्या कुछ हो रहा था। ग्रीक और रोमन फिलोसॉफी आर्ट्स के क्षेत्रों को फिर से पुनर्जागृत करने की कोशिश की जा रही थी। ये मेडिसी फैमिली हैं, इन्होंने काफ़ी 60 सालों तक इस पूरे के पूरे फ्लोरेसेंस के क्षेत्र में राज किया है और इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया, उसीलिए ये फेमस है। और ये रेनेसां के दौर के और भी बहुत सारे जीनियस हैं, इनकी हम बायोग्राफी अलग अलग लोगों की करेंगे, जिसमें हम माइकल एंजेलो अभी पढ़ रहे हैं, राफेल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची को पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोपरनिकस को पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम और भी लोगों को, गैलीलियो को पढ़ चुके हैं, इन लोगों को पढ़ चुके हैं, औरों को भी पढ़ेंगे आने वाले दौर में। यहाँ पे हम विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ेंगे, जो इंग्लैंड से थे, जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया रेनेसां के दौर को। तो इन सब लोगों ने मिलके मेडिसी फैमिली के पास जब ये पहुंच गए, तो उसके बाद बेर्टोल्डो डी जियोविनी एक फेमस स्कल्पचर थे, मतलब मूर्तिकार थे, इनके पास भेजा गया, इनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग ली। तो पेंटिंग की नहीं, यहाँ पे मैं मूर्तिकला की बात कर रहा हूँ। तो मूर्तिकला के क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। और जैसा कि उस समय हुआ करता था कि जो पेंटर था और जो मूर्तिकार हुआ करता था, उसमें दो कैटेगरी के लोग हुआ करते थे, एक होते थे मास्टर्स और एक होते थे ट्रेनी। तो पहले ये ट्रेनिंग के क्षेत्र में आते हैं, ट्रेनी जो है वो मास्टर्स की हेल्प करते हैं, मास्टर्स को जो है कमीशन मिलता था, आपको ऊपर से कमीशन की जाती थी बेसिकली कोई पेंटिंग या कोई मूर्ति की, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप हमारे लिए ये मूर्ति बनाओ या फिर ये पेंटिंग बनाओ। उसमें जो ट्रेनी है शुरुआती समय में उनको सिखाने के लिए सिर्फ वो मदद करते थे, सीखने के लिए मदद करते थे, बाद में ट्रेनी को भी पैसा मिलता था, ट्रेनी को भी थोड़ा अमाउंट मिलता था, एक तरह से वो पेड कोलैबोरेटर बन जाते थे, ये चीजें हुआ करती थी। फिर बाद में माइकल एंजेलो भी, जिस तरीके से आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया था, उन्होंने हॉस्पिटल्स में जाके एनाटॉमी का अध्ययन किया था। एनाटॉमी यानी कि जो मरे हुए लोग हैं उनके स्कल्पचर को पढ़ने के लिए, उसके जो कैडवर्स हैं जो कि मर्त व्यक्ति हैं, उनकी ढांचे को समझने के लिए कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक मूर्तिकार के लिए और एक चित्रकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को रियल स्वरूप देना चाहते हैं तो उसके पूरे के पूरे बॉडी की संरचना को ढंग से समझें। तो ये तो चित्रकार थे, स्पेशली आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची, वो चित्रकला के लिए इस चीज़ को जानना चाहते थे, और माइकल एंजेलो जो है वो अपनी मूर्तियों के लिए स्पेशली इसको समझना चाहते थे। तो ये चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद आगे चल के इन्होंने शुरुआती समय में मेंडोना सीट ऑफ स्टीव्स और बैटल ऑफ कैंटाउर जैसी पेंटिंग्स, चित्रों को बनाया। इनकी पेंटिंग्स और इनके जो मूर्तियां हैं इस तरीके से इन्होंने बनाई। तो ये चीज़ें इन्होंने शुरुआत में करी। उसके बाद आने वाले समय में ये यहाँ से टस्कनी से, जब फ्लोरेसेंस से ये रोम चले गए। रोम चले गए जब मेडिसी फैमिली में यहाँ पे लोरेंजो डी मेडिसी की डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आर्ट को प्रमोट करते थे। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकली स्ट्रिफ आ गया, एक स्ट्राइफ आई जिसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, मेडिसी फैमिली का यहाँ पे पतन होता हुआ दिखा। तो फिर यहाँ पे ये फ्लोरेसेंस से चले गए, लेकिन बाद में फ्लोरेसेंस वापस भी आते हैं 1495 में और यहाँ पे आके काम करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जब रोम गए थे तो रोम में 1498 में इनको एक पैटर्न वो मिला, काम मिला। पहले भी इनको काम मिल रहा था, जो मेजर वर्क है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं मेनली। हर एक छोटे से छोटे काम के ऊपर अगर बात करेंगे तो माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके बारे में इतना जानना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मेन काम। तो फ्रांस के एक कार्डिनल हुआ करते थे, उनके वहाँ पे कॉन्वॉय इन्वॉय हुआ करते थे, चार्ल्स जो 8th हुआ करते थे, किंग चार्ल्स उस समय पे। तो उनका नाम था जीन बेहरेन डी लगारोस। इन्होंने इनको एक काम दिया और इन्होंने कहा कि ये जो पिएटा है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि वर्जिन मैरी की गोद में जीसस क्राइस्ट को लेके उनकी डेथ के बाद उनका वो शोक जब व्यक्त करती हैं, वो स्कल्पचर बनाने की इन्होंने बात कही कि ये मूर्ति आप बनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मास्टरपीस बन के उभरी और ये उन्होंने बनवाई थी। तो ये कार्डिनल थे उस समय के फ्रांस के, इन्होंने इस चीज़ को कमीशन किया था और अपने राजा को गिफ्ट देने के लिए ये उन्होंने किया था। और अपना आगे चल के वो अपने टॉम की भी बात इसमें कर रहे थे। तो ये उन्होंने उस दौर में बनाई 1498 से लेके आने वाले समय में जितना भी समय उनको लगा। फिर आगे चल के इन्होंने डेविड का जो है स्कल्पचर बनवाया। डेविड जो मैंने आपको बताया था कि बाइबल के एक कैरेक्टर हैं, तो उनका जब बनाया तो वो कब बनवाया, जब ये 1501 में फ्लोरेसेंस वापस आ गए थे, फ्लोरेसेंस रिटर्न हो गए थे। उसके बाद ये चले गए वापस, तो ये कमीशन किया था गिल्ड ऑफ वुल ने। गिल्ड ऑफ वुल जो है इन्होंने इनको कमीशन किया और एक ऐसा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट था जो 40 साल पहले किसी ने शुरू किया था, जिसका नाम था एगस्टिनो डी ड्यूकियो। इस व्यक्ति ने 40 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया था।
कि उनको भी बनाना था एक्चुअल में, कि ये डेविड का स्कल्पचर उनको बनाना था, लेकिन ये जो पहले वाले कलाकार थे इन्होंने बना नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई या जिस भी वजह से वो जो पेंटिंग है पूरी नहीं पाई। अगर हम डेविड के स्कल्पचर के बारे में सेपरेटली कभी पढ़ेंगे तो पूरी कहानी को समझेंगे कि वो चित्र क्या कहता है, ये कैरेक्टर कौन है, क्या करते हैं, सारी की सारी अलग अलग जब कहानियों को समझेंगे तब इस क्रिएशन ऑफ डेविड के बारे में भी बात करेंगे, क्रिएशन ऑफ एडम के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस स्कल्पचर को बनाने में इन्होंने टाइम लिया, 1504 में इसको कंप्लीट किया गया और 17 फीट लंबा ये न्यूड बाइबलिकल हीरो जो है इसकी इन्होंने निर्माण किया, जो बहुत ही मशहूर हुआ। और इसका जो माना जाता है कि इतना नीट और इतना टेक्निकली परफेक्ट है कि इसको माना जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट आर्ट है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। जितने भी मकबरे और जितने भी चित्र स्कल्पचर अवेलेबल हैं उन सभी मूर्तियों में ये सबसे वन ऑफ द प्रीशियस है, वन ऑफ द प्रीशियस आर्टिस्टिक वर्क है। इतना गजब का आर्टिस्टिक वर्क इन्होंने किया इनके ऊपर। डेविड एक ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे, इसलिए भी ये पॉपुलर हुई। उसके बाद पेंटिंग्स की बात करें तो सिस्टीन चैपेल, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, सिस्टीन चैपेल जहाँ पे पोप रहते थे, तो पोप जूलियस सेकंड जो है उन्होंने इसको कमीशन किया था। पोप जूलियस सेकंड जो है पहले भी एक बार इनको कुछ कमीशन करने के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आप मेरा टॉम बनाओ आने वाले समय में, लेकिन वो इनका टॉम जो है वो तो नहीं बन पाया था। और उसके बाद इन्होंने इनको फिर से बुलाया कमीशन करने के लिए कि आप सिस्टीन चैपेल, जो कि पोप का आवास है, वहाँ पे जो पोप हैं वो रहते हैं, उसकी दीवारों को और उसकी सीलिंग जो छत है उसको पेंट करो। तो उसको पेंट किया गया। उसको पेंट करने में यहाँ पे टोटल मिला के 12 फिगर बनाए गए, टोटल 12 प्रोफेट्स और बनाए गए, जिसमें 7 तो मेल प्रोफेट हैं और 5 जो हैं वो फीमेल प्रोफेट्स हैं, उनका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो ये उसकी छत है, सिस्टीन चैपेल जो है इसकी छत को आप देखेंगे तो ये रोम में आपको जाकर मिलेगी। और इसके जो हैं ज़्यादातर जो जितने भी प्रोफेट्स हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी में उनकी जो कहानियाँ हैं उनका चित्रण यहाँ पे किया गया है अलग अलग तरीके से, और बहुत ही कमाल का ये चित्रण है। इसकी छत को देखेंगे, इसकी दीवारों को देखेंगे तो भी आपको अलग अलग दिखेगा। और इसका सबसे फेमस जो चैपेल में जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो है क्रिएशन ऑफ एडम की, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिएशन एडम जो पहले व्यक्ति हुए हैं, पहले ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ के ऊपर, अकॉर्डिंग टू जो तीनों रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन जिसमें जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, ये ऐसा मानते हैं कि एडम जो है वो पहले व्यक्ति थे। इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरी है ये, इसमें इन्होंने एडम को लाइफ कैसे दी उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस पेंटिंग में। उसके अलावा 1530 में जो आने वाले पोप थे, उन्होंने पोप क्लीमेट जो थे, क्लीमेट इन्होंने क्या किया था, इनको कहा था कि आप लास्ट जजमेंट को भी इसकी दीवार पे, सिस्टीन चैपेल की जो दीवारें हैं उसके ऊपर इसको बनाइए। तो दीवार के ऊपर जो है लास्ट जजमेंट को इन्होंने पेंट किया है, जो कि जीसस क्राइस्ट डेथ के बाद वापस आते हैं 3 दिन बाद, आप जानते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे एक तरह से पेंट किया है। उसके बाद पोइट्री की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी पोइट्री भी लिखी हैं, लगभग यहाँ पे 300 के आसपास पोइट्री इनकी अवेलेबल हैं। और ये जो पोइट्री हैं ये मेनली जो इनकी जो थीम हुआ करती थी वो नियो प्लूटोनिज्म की जो फिलोसॉफी है उसके ऊपर हुआ करती थी। प्लूटो को आप जानते हैं, प्लूटो की बायोग्राफी मैंने कर रखी है, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो नियो प्लूटोनिज्म की एक अलग फिलोसॉफी है, उसके बारे में हम सेपरेटली किसी दिन पढ़ेंगे। ह्यूमन सोल्स की बात कर रखी है इन्होंने, और जो अलमाइटी गॉड जो है उसके सुप्रीम आइडियाज़ की बात कर रखी है उसके अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की भी बात कर रखी है, मेल और फीमेल कैरेक्टर्स जो जिनके साथ ये रहे उस दौर में, उनकी बात कर रखी है। तो इनका जो अट्रैक्शन था, इनका जो लगाव था उन कैरेक्टर्स के साथ, उसकी वजह से कई बार इनको ये भी माना जाता है कि आने वाले समय में इनके जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने ग्रैंडसन क्या, वैसे तो इनके रिलेशन में शादी तो नहीं थी इनकी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके कुछ रिलेशंस थे जिनकी वजह से इनके ग्रैंडसन थे, उन्होंने एक जब ये बुक्स को छापा तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई कि क्या ये होमोसेक्सुअल थे या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर देखने को मिलती हैं। उसके अंदर इनके जो रिलेशन थे अपनी फैमिली के साथ, उन चीज़ों को भी इन्होंने अपनी पोइट्री में दिखाया है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 88 साल की एज में माइकल एंजेलो की यहाँ पे डेथ हो जाती है, बीमार थे वो, 1564 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद इन्होंने लास्ट में इन्होंने अपनी खुद का भी एक वो बनाने की कोशिश करी थी कि वो खुद का एक टॉम बनाएंगे, अपना खुद का स्कल्पचर बनाएंगे अपने खुद के टॉम के लिए, लेकिन 1540 के दौर से इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन वो पूरी तरह से बन नहीं पाया। और आने वाले समय में इनको फ्लोरोसेंस के ओपेरा डेल ड्यूमो नाम की एक जगह है, वहाँ पे इनको दफनाया गया, वहाँ पे ये ब्यूरी किए गए। और ये बासिया डी सेंटा क्रोसा
यहाँ पे सॉरी बासिलिका डी सेंटा क्रॉस जगह है, वहाँ पे जाके इनको यहाँ पे दफनाया गया। तो ये सब चीज़ें हुई। कुछ नाम ऐसे हैं इटालियन लैंग्वेज में जो कि मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, तो उनके लिए आप माफ़ कीजिएगा। लिगेसी की बात कर लेते हैं माइकल एंजेलो की। तो माइकल एंजेलो जो है लियोनार्डो दा विंची और राफेल के दौर के महान चित्रकार हैं, लेकिन राफेल जो है वो यंग थे इनके दौर में, तो राफेल को भी काफ़ी इनसे एक तरह से वो मिली है, इंस्पिरेशन मिली है। राफेल के बाद आगे ये 3 जायंट्स थे, राफेल हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं। ये तो 3 बड़े नाम माने जाते हैं इस पूरे के पूरे ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में, जो कि इटली का रेनेसो का दौर था वहाँ पे। उसके बाद इनका जो काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही गजब का था। रियलिटी को एक तरह से डिफाइन करता था। इतना मतलब इतना कमाल का काम होता था। सेक्युलर आइडियाज़ पे डिवाइन होता था, डिवाइन चीज़ों पे होता था। आप जानते हैं कि पूरे के पूरे इन्होंने क्रिश्चियनिटी की कहानियों को एक तरह से पेंट किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ की हो जो किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ हो, ऐसी चीज़ें भी इन्होंने नहीं की है। उसके अलावा टेक्निकल एक्यूरेसी बहुत ही कमाल की होती थी। इनके काम को देख के आपको पता चलता है एकदम परफेक्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे इनकी चित्रकला हो चाहे इनकी मूर्तिकला हो। उसके बाद आने वाले समय में जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया है, चाहे वो यहाँ पे राफेल हो, वो रोबेल हो या फिर बरीनी हो। ऐसे जैसे टाइम के लोग जो हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जो इन्होंने माइकल एंजेलो को के चित्रों को देखा और उनसे समझा। रोडिन जैसे लोग हैं, जिसमें रोडिन ये हैं, इन्होंने रियलिटी को, रियलिज्म के चित्रों को एक तरह से प्रमोट किया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी हैं और बहुत ही महान कलाकार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सक्सेसप्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं आप, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक पेज हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट क्लास।